आखिरकार वो दिन आ ही गया। एक युवती अपना सामान उठाती है और इतने सारे सामान न उठाने से खुश होती है। कुछ नौकरानियां। उसने पूछा कि क्या कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह बिना कुछ कहे मुंह फेर लेती है। बाद में हवेली में ड्यूक नौकरानियों से पूछता है कि क्या क्लेयर चली गई है। उनमें से एक हाँ में जवाब देता है और उसे क्लेयर द्वारा छोड़ा गया एक पत्र देता है। जाहिर तौर पर यह तलाक का समझौता है। ड्यूक को अपनी पढ़ी हुई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। इस बीच क्लेयर पहले ही एक चलती गाड़ी में बैठ चुकी है। वह बाहर देखती है। गाड़ी में बैठे बैठे वह सोच रही थी, पता नहीं आखिरकार उसे वो मिल गई है जिससे वो सच में प्यार करता है या नहीं। उसी समय उसे एहसास होता है कि वह फिर से उसके बारे में सोच रही हूँ। सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा लगता है जैसे उससे कल ही मिली थी। कुछ समय पहले एक भोज में कुछ कुलीन महिलाएं ड्यूक इयान के आगमन पर टिप्पणी करती हैं। मैं उनके गुजरते समय उनकी सुंदरता की प्रशंसा करूंगी। ड्यूक इयान खाने वाला। उन्हें एक अविश्वसनीय और आकर्षक पुरुष माना जाता था। कुलीन महिलाओं ने टिप्पणी की कि उन्होंने महान उपलब्धियां हासिल की थीं। बहुत कम उम्र में ही शूरवीर बन गए। यह अविश्वसनीय है कि उन्होंने शाही शूरवीर के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा किया और अभी भी एक रियासत की कमान संभालना। भोज के एक कोने में क्लेयर कुलीन महिलाओं की इस बात पर चर्चा सुन रही थी कि कौन ऐसा कर पाएगा। उसका दिल चुरा लो। उसकी बहन दूर से उसे पुकारती है। जैसे ही वह पास आती है, अपनी शानदार पोशाक का प्रदर्शन करती है। अमेलिया क्लेयर के कोने में फिर से खोई खोई सी बैठे होने पर टिप्पणी करते हुए, लेकिन शायद यह उसके सादे पहनावे पर जंच रहा था। फिर वह पूछती है कि क्या अगर संयोगवश उसकी नज़र ड्यूक पर पड़ी तो वह उनसे मिलना चाहेगी। जैसे ही अमेलिया चली जाती है, कोई क्लेयर से पूछता है कि क्या वह भी इस समूह का हिस्सा है। मार्की मॉरिस के परिवार की सदस्य। आश्चर्यचकित होकर वह पीछे मुड़कर देखती है और उसे एक बटलर दिखाई देता है। वह उससे पूछती है कि क्या कोई उसे ढूंढ रहा है। वह बस सहमत हो जाता है और उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है। हवेली के एक कमरे में पहुंचने पर वह उसे सूचित करता है। युवती को बताया जाता है कि अंदर उसका इंतजार किया जा रहा है। अंदर प्रवेश करने पर वह देखती है कि ड्यूक किसी का इंतजार कर रहा है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, वह कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेडी क्लेयर। मैं एडर ड्यूकल परिवार से हूं। मेरे पास मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है, इसलिए मैंने आपको यहां बुलाया है। ड्यूक का प्रस्ताव सुनने के बाद क्लेयर ड्यूक असमंजस में पड़ जाता है और उससे अपने प्रस्ताव को बेहतर ढंग से समझाने के लिए कहता है। ड्यूक समझता है कि यह कुछ हद तक अप्रत्याशित है। प्रस्ताव पर क्लेयर ने टिप्पणी की कि उसने शादी जैसी किसी बात का जिक्र किया था। वह सहमत हुआ और कहा कि बिल्कुल यही बात है। प्रस्ताव। वह खुद को चुटकी काटती है, सोचती है कि कहीं सपना तो नहीं देख रही, लेकिन यह हकीकत लगती है। क्लेयर प्रस्ताव पर सवाल उठाती है, यह कहते हुए कि वे एक दूसरे को मुश्किल से जानते हैं।
ड्यूक ने फिर बताया कि वे सामाजिक कार्यक्रमों में कुछ बार मिल चुके हैं। हालांकि चूंकि वह जल्द ही 25 वर्ष का हो जाएगा, इसलिए उसके माता पिता उस पर शादी करने के लिए बहुत दबाव डाल रहे हैं। और चूंकि उसे विरासत में संपत्ति मिली है, ड्यूक की उपाधि को लेकर उनके माता पिता की चिंता बढ़ती जा रही है। और अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो वे फैसला ले सकते हैं उसकी अरेंज्ड मैरिज कराने के लिए। लेकिन ड्यूक कबूल करता है कि वह बचपन से ही किसी से प्यार करता है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने माता पिता को यह समझाने की भी कोशिश की कि वे उस युवती से सगाई कर लेंगे और 1 साल के भीतर शादी कर लेंगे। लेकिन उसके माता पिता असहमत थे और उन्होंने उसे जल्द से जल्द शादी करने को कहा। स्थिति को समझते हुए क्लेयर का कहना है कि उसके माता पिता शायद उन्हें चिंता है कि यह शादी नहीं होगी क्योंकि ड्यूक की प्रेमिका बहुत दूर है। इयान अपनी चाय की चुस्की लेता है। चाय पीने के बाद वह अंत में क्लेयर से केवल 1 साल के लिए शादी करने का प्रस्ताव रखता है और पूछता है कि क्या वह इस बात को समझ सकती है। स्थिति ड्यूक इयान को देखते हुए वह यह सुनिश्चित करने के लिए एक बार फिर खुद को चुटकी काटती है कि यह सपना तो नहीं है। सच कहूं तो मुझे यह भी विश्वास नहीं होगा कि राज्य का सबसे सुंदर और लोकप्रिय लड़का किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जिसे वह मुश्किल से जानता है। कहीं नहीं। अंत में वह जवाब देती है कि भले ही कहानी थोड़ी उलझन भरी और अविश्वसनीय है, फिर भी वह इस व्यवस्था से सहमत हो जाती है। हालांकि वह वही सवाल पूछने का फैसला करती है जो हम सब जानना चाहते हैं। दुनिया में इतनी सारी महिलाएं हैं, उसने उसे क्यों चुना? यान बताते हैं कि इसके कुछ कारण हैं, लेकिन उनके निर्णय का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि मॉरिस परिवार की मौजूदा जटिल आर्थिक स्थिति को देखते हुए क्लेयर थोड़ी शर्मिंदा होकर केवल यही सोच सकती है कि उसकी पारिवारिक स्थिति पहले मॉरिस परिवार को सबसे उच्च श्रेणी के कुलीन परिवारों में से एक माना जाता था, लेकिन 10 साल पहले आई बाढ़ के बाद जिसने उनके क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया था। इसके अलावा कई बाढ़ से हुए नुकसान को कम करने के लिए स्थापित किए गए व्यवसाय अंततः विफल हो गए और परिणामस्वरूप उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। भारी कर्ज। दूसरे शब्दों में ड्यूक इस शादी को वित्तीय लेनदेन के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। इसके जवाब में क्लेयर का कहना है कि मुख्य कारण यह है कि अगर ऐसा है तो ड्यूक ने उसकी बहन को क्यों नहीं चुना, जबकि वह कहीं अधिक आकर्षक है और बहिर्मुखी। वह जवाब देता है कि उसने इस परिकल्पना पर विचार किया था, लेकिन यह ठीक उसके व्यवहार के कारण है। क्लेयर हमेशा सादगी से कपड़े पहनती है, जबकि उसकी बहन भव्य कपड़े पहनती है। उसके दृष्टिकोण से प्रभावित होकर उसे एहसास होता है कि उन्होंने न केवल सभी संभावनाओं का अध्ययन किया, बल्कि अपने कार्यों की प्रकृति को भी समझा। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह जो व्यक्ति अपने परिवार के संकट से अनभिज्ञ है, उसके लिए समझौता करना निरर्थक होगा, जिससे यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि समझौता करना उचित नहीं है। क्लेयर सहमत हो जाती है। क्लेयर पूछती है कि क्या इस अनुबंध के बदले उसे अपने परिवार और ड्यूक के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी।
हाँ में जवाब दिया गया। परिवार के असफल व्यवसायों की भरपाई के लिए एक भुगतान किया जाएगा, जिसमें शादी की डायरी भी शामिल होगी। 1 साल बाद आर्थिक सहायता। आश्चर्यचकित होकर वह पूछती है कि क्या वह इतनी महत्वपूर्ण है, और इयान जवाब देता है कि ऐसा ही है। दरअसल उससे भी ज्यादा, क्योंकि यह 1 साल उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लेयर को एहसास होता है कि वह उस लड़की से कितना प्यार करता होगा, और अविश्वसनीय रूप से वह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक रोमांटिक प्रतीत होता है, जो नायक को आश्चर्यचकित करता है कि वह किसी से रोमांटिक होने की कामना क्यों नहीं कर सकता। उससे शादी के लिए दहेज लिया जाता है और उससे केवल 1 वर्ष के लिए डचेस के रूप में कार्य करने के लिए कहा जाता है, और फिर तलाक दे दिया जाता है। इसके बाद ही क्लेयर को एहसास होता है कि वह चाहता है कि वह उसके आलीशान घर में आकर बस जाए और सचमुच उस घर की महारानी की तरह व्यवहार करे। फिर भी वह उसे चेतावनी देता है, और बेशक वह हर संभव तरीके से मदद करने की पेशकश करता है। ड्यूक क्लेयर से पूछता है कि वह समझौते के बारे में क्या सोचती है। इसके बाद कुल मिलाकर यह उसके परिवार के लिए एक अच्छा सौदा है, और अगर इस 1 साल में सब कुछ ठीक रहा तो सभी भुगतान के अलावा, परिवार के अलावा, वह उसे इनाम भी देगा। वह कहती है कि वह बहुत उदार है। क्लेयर जानती है कि एक कुलीन महिला के तलाक के बाद वे अपने माता पिता के घर लौट जाते हैं, और आमतौर पर परिवार उनकी पसंद के अनुसार एक नई शादी का इंतजाम कर देता है। आगे उन्होंने आगे कहा कि जरूरत पड़ने पर उनके परिवार का प्रभाव उसके लिए एक अच्छा रिश्ता तय करने में मदद कर सकता है, साथ ही साथ उससे बचने की कोशिश भी कर सकता है। समाज में गपशप करने से वह बिना किसी शर्म के सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना जारी रख सकती है। क्लेयर टिप्पणी करती है कि यह उसकी उदारता है। इयान कहता है कि वह जानता है कि इससे उसके जीवन पर कितना बोझ पड़ेगा, इसलिए यह समाधान उसके लिए सबसे अच्छा है। उसकी मदद करने के लिए क्या कर सकता है? क्लेयर जवाब देती है कि उसे ऐसा कहते हुए सुनकर बहुत दयालु और ईमानदार लगता है, लेकिन वह सहमत है कि एक दयालु वह आदमी इस तरह का प्रस्ताव नहीं देगा। और वह आगे कहता है कि अगर उसे और कुछ चाहिए, जैसे घर, पैसा, या फिर जो भी उसे लगता है कि उसके वैवाहिक जीवन के उस साल के लिए उचित होगा, वह मांग सकती उसे एहसास है कि वह कितना भावुक है। और कुछ देर रुकने के बाद वह समझौते पर सहमत हो जाती है, लेकिन एक शर्त के साथ। वह चाहती है कि वह व्यक्ति उसके माता पिता को शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। आश्चर्यचकित होकर वह पूछता है कि क्या वह बस इतना ही चाहती है। इयान टिप्पणी करता है कि वह उसे विश्वास नहीं होता कि उसके माता पिता एक ड्यूक के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे, लेकिन वह शर्तों पर सहमत हो जाता है। उनका कहना है कि अगर उन्हें शादी के लिए अपने माता पिता की मंजूरी मिल जाती है तो वे वास्तव में इस समझौते को स्वीकार कर लेंगी। समझौते शब्द को विवाह के संदर्भ में सही किया गया। समझौते के स्थापित होने के कुछ दिनों बाद ड्यूक पहले से ही हरकत शुरू हो गई थी। एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि वह उसके माता पिता से कुछ बात करना चाहता है, और
इससे पहले कि उसे पता चलता, इयान के आने का दिन आ गया। क्लेयर ने देखा कि उसके आने से घर में काफी हलचल मची हुई थी। आगमन। अपने खुरदुरे हाथों से कपड़े सुखाते हुए उसने सोचा कि यह प्रतिक्रिया सामान्य है। आखिरकार उसने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया था। आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उसने यह बात ड्यूक इयान को सौंपी थी, लेकिन इसलिए भी क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह अपने माता पिता को बताती तो वे उस पर विश्वास नहीं करते। ड्राइंग रूम में पहले से ही मौजूद ड्यूक ने उन्हें समय निकालने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने अपने कार्यक्रम से समय निकालकर उनका स्वागत करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वे मार्की से एक अनुरोध करना चाहेंगे। मैं आपका अनुरोध करना चाहूंगा। ड्यूक ने कहा, आपकी बेटी से शादी करने की अनुमति। यह खबर सुनकर तंबू और मार्टिनेस सदमे में आ गए। मारिस यह सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव के बारे में दोबारा पूछता है कि उसने सही सुना है या नहीं। ड्यूक पुष्टि करता है कि यह वास्तव में ऐसा ही है और पूछता है, यदि किसी कारणवश वह उपयुक्त न हो तो तुरंत ही होटल का कर्मचारी अपने नौकर से उसकी बेटी को जल्द से जल्द बुलाने के लिए कहता है। ड्यूक सोच रहा था कि यह कितना आसान था। क्लेयर ने उसे जिस तरह से बताया था, उससे तो ऐसा लग रहा था कि यह कुछ खास नहीं था। बहुत मुश्किल। कुछ मिनटों बाद दरवाजा खुलता है और एमेलिया पूरी तरह से सजीदजी अंदर आती है। वह अपना परिचय देती है और उसे इंतजार कराने के लिए माफी मांगती है। उसके माता पिता को गर्व होता है। वे इस बात से प्रभावित होते हैं कि उनकी बेटी ने ड्यूक के साथ इस तरह का रिश्ता। इसी बीच इयान को समझ आ गया कि क्या हो रहा है। अमेलिया ड्यूक के पास जाती है। उसने कहा कि उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वह उसके लिए क्या महसूस करता है और शायद वह उसे पहले बता सकता था। उसका मतलब यह नहीं था कि अमेलिया ने लेडी क्लेयर से शादी करने का प्रस्ताव रखा। सभी यह देखकर हैरान थे कि इतनी साधारण सी लड़की डचेस कैसे बन सकती है। यह देखकर कि वह उठकर कमरे से बाहर चला गया है, परिवार के सदस्य स्थिति को समझने के लिए तुरंत उसके पीछे दौड़े। हवेली में घूमते हुए इयान को एहसास हुआ कि उसके आने के क्षण से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। परिवार की आर्थिक स्थिति की तुलना में स्थिति ऐसी थी कि सारा फर्नीचर आश्चर्यजनक रूप से बहुत आलीशान था। जाहिर है, अगर वे इनमें से कुछ पेंटिंग बेच देते तो वे शायद अपनी बेटी के लिए कई कपड़े खरीद पाएंगे। गलियारे के अंत में पहुंचकर वह क्लेयर को वहां से गुजरते हुए देखता है और कहता है कि वह आखिरकार उसे मिल ही गया। वह उसके पास जाकर उसे मेरी प्रियतमा कहकर पुकारता है। शर्मिंदा क्लेयर को ठीक से पता नहीं होता क्या जवाब दें। अमेलिया चिढ़ जाती है और अपनी बहन से स्पष्टीकरण मांगती है। क्लेयर जवाब देती है कि श्री इयान ने जो कहा है वह यह बिल्कुल सच था और उसने शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जिससे उसकी बहन और भी नाराज हो गई। तंबू अनदेखा करते हुए उनकी बेटी ड्यूक से पूछती है कि क्या उन्हें यकीन है कि वही वह लड़की है जिससे वे शादी करना चाहते हैं, और इयान फिर से पुष्टि करता है। वह समझाने की कोशिश करता है कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वे फिलहाल उसकी शादी नहीं करवा सकते क्योंकि दहेज। ड्यूक का कहना है कि दहेज की आवश्यकता नहीं होगी।
आखिरकार अगर उनके पास क्लेयर है तो उन्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। वह यह भी कहते हैं कि सूचित किया जाता है कि शादी अगले महीने के लिए पहले से ही निर्धारित है, इसलिए टेंट को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ भी जिससे क्लेयर के पिता को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दें और वे बस सहमत हो गए। इयान क्लेयर के पास जाकर कहता है। उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि उन्हें उनकी शादी का बेसब्री से इंतजार है और यह बात उन्होंने अपने परिवार के सामने कही, जो अभी भी इस सब को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ड्यूक के जाने के कुछ ही मिनट बाद अमेलिया क्लेयर पर अपना गुस्सा निकाल रही है और अपने पिता को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि वे इसे स्वीकार न करें। इस प्रस्ताव के बारे में साथ ही यह भी कहना कि उसे पहले से ही पता था कि उसके माता-पिता ने इस लड़की की शादी एक घिनौने आदमी से करने का फैसला कर लिया है। व्यापारी। हालांकि क्लेयर इस तरह के व्यवहार की आदी हो चुकी थी, फिर भी अपने ही परिवार से यह सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। वह जानती थी उसे अमेलिया के नखरों को सहना पड़ता था क्योंकि यह कोई असामान्य बात नहीं थी। उसके पिता निष्क्रिय थे और बस कुछ नहीं करते थे। क्लारे को यकीन था कि उसकी मां उससे नफरत करती है। जन्म के बाद यह बहुत मुश्किल भरा समय था और ऊपर से वे एक लड़के की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन क्लेयर एक लड़की थी। दूसरी ओर अमेलिया का जन्म। सब कुछ बहुत सहज था और वह एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी, जिसके कारण उसकी मां उसे अपना सारा स्नेह देती थी। उसके विचार बातचीत बीच में ही रुक जाती है जब अमेलिया उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उससे पूछती है कि यह सब उसी के साथ क्यों होना था। एक महीना बाद में शादी तय समय पर हुई, जो क्लेयर के लिए अच्छा था क्योंकि उस दिन से अमेलिया का दुर्व्यवहार और भी बढ़ गया और उसकी मां के पास बिगड़ी हुई लड़की के गुस्से को शांत करने के लिए नए कपड़े खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि मुख्य पात्र वह इस बात से संतुष्ट थी कि उसने सब कुछ अच्छे से सहन किया और शादी के दिन भी शालीन दिखी, अपने खुरदुरे हाथों को छुपाते हुए। दस्तानों के साथ शादी के बाद क्लेयर दिन भर की थकान से चूर होकर बिस्तर पर लेट जाती है और महसूस करती है कि यह कितना आरामदायक है। कमरे की तुलना उसके अपने घर के कमरे से की गई। ड्यूक कमरे में प्रवेश करते हुए मजाक में कहता है कि उसकी पत्नी काफी साहसी है। वह पहले से ही बिस्तर पर है। वह माफी मांगते हुए उठती है और वह हंसते हुए कहता है कि वह मजाक कर रहा था और वह आराम कर सकती है। आज से आगे वे 1 साल तक साथ रहेंगे और वह औपचारिक रूप से कहती है, कृपया मेरा ख्याल रखना। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश करूंगी। अपने कर्तव्यों के बारे में वह आगे कहती हैं कि यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है ताकि उनके पति अपने प्रिय व्यक्ति के साथ रह सकें। भविष्य और वह अब भी मजाक में कहते हैं कि पति कहलाने से ऐसा लगता है जैसे उनकी अभी अभी शादी हुई हो। ड्यूक वह उससे इस बिस्तर पर आराम करने के लिए कहता है और खुद ऑफिस में सोएगा। इसके अलावा उसने जो ड्रेस ऑर्डर की है वह शायद आ जाएगी कल। क्लेयर उसे कमरे में ही रुकने के लिए मनाने की कोशिश करती है, कहती है कि वह स्टडी रूम में सो जाएगी, लेकिन इयान नहीं मानता। जब तक वह उसे धन्यवाद नहीं देती और स्वीकार नहीं कर लेती।
सोने की कोशिश करते हुए वह सोचती है कि वे एक साथ क्यों नहीं सो रहे हैं। शायद क्योंकि अपने प्रिय व्यक्ति के साथ सोना बहुत अच्छा लगता होगा, और वह सोचती है कि शायद एक दिन कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसे पसंद करे। प्रकट होगा। अगले दिन क्लेयर की नींद खुलती है तो उसके दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा होता है। जैसे ही वह उठती है, एक नौकरानी कहती है कि यह है। दोपहर हो चुकी थी और उसने पूछा कि क्या वह और सोना चाहेगी। लेकिन क्लेयर ने कहा कि उसने काफी आराम कर लिया है और वह तैयार हो जाएगी। उसके द्वारा लाए गए कुछ कपड़ों को देखकर नौकरानी पूछती है कि क्या उसके बाकी कपड़े भी जल्द ही आ जाएंगे। लेकिन क्लेयर समझाती है उसके पास बस इतना ही है और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लेयर खुद कपड़े पहनना जानती है। चिंतित होकर नौकरानी ने कहा, पूछता है कि क्या डचेस इनमें से कोई पोशाक पहनेगी, और मुख्य पात्र पूछता है कि क्या कोई समस्या है। जाहिर तौर पर पूर्व डचेस अपनी दिखावट का बहुत ध्यान रखती थीं और हमेशा बेदाग रहती थीं, जो नौकरानी को अजीब लगता था। क्लेयर, मैंने देखा कि यद्यपि घर के नौकर उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करते थे, फिर भी उसके बारे में बात करते समय उनके लहजे में कठोरता होती थी। उसे, जो कि आखिरकार समझ में आने वाली बात थी। एक साधारण महिला बिना किसी पूर्व सूचना के ड्यूक की नई पत्नी बनकर प्रकट हुई। बटलर, वह अपना नाम बताए बिना ही अपना परिचय देता है। क्लेयर को यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देती है और पूछती है कि क्या वह उसे डची का प्रबंधन करना सिखाओ, लेकिन वह मना कर देता है और कहता है कि उसे बस अपना ख्याल रखना है और अपने घर में आराम करना है। कमरे में नायिका को एहसास होता है कि शायद यह सहजीवन इतना आसान नहीं होगा। इसलिए वह कमरे का पता लगाने का फैसला करती है। हवेली में जाकर चीजों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करो, क्योंकि जाहिर तौर पर वे उसकी मदद नहीं करेंगे। वह जो नहीं कर सकती वह है कुछ न करना, क्योंकि वह अपने घर में नौकरानी की तरह शारीरिक श्रम करती थी, जिसके कारण उसके हाथ कठोर हो गए थे। शायद अगर वह कुछ करे तो थोड़ा अलग तरीके से, कौन जाने, शायद उसे किसी डचेस का साथ मिल जाए। गलियारों से गुजरते हुए क्लेयर कुछ नौकरानियों को उसके बारे में गपशप करते हुए सुनती है। वे टिप्पणी करती हैं कि वह एक गरीब कुलीन महिला है और ड्यूक के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। अपने सामान में वह केवल 5 फटी हुई पोशाकें ही लाई थी। संभवतः उसकी योजना केवल ड्यूक का पैसा चुराने की है। नायिका सोचती है कि अगर उसकी बहन होती तो वह नौकरानियों को थप्पड़ मार देती, लेकिन वह बस उन्हें अनदेखा कर देगी। इन अपमानों के बावजूद बगीचे में पहुंचने पर वह देखती है कि सब कुछ बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित है। शायद पूर्व डचेस ने हवेली की बहुत अच्छी देखभाल की। जब शादी में उनसे मुलाकात हुई तो इयान की मां काफी व्यस्त लग रही थीं और उन्हें पड़ोसी देश जाना पड़ा। इसी वजह से क्लेयर अपनी